गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपका फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स के इस नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 है। आज के इस लेक्चर में हम मटेरियल्स के, अगर मटेरियल्स कहें तो बेसिकली सॉलिड मटेरियल्स की क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं। आज इस मटेरियल्स के अंदर में इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद उस मटेरियल्स को देखेंगे कि किस बेसिस पर हम किस मटेरियल्स को क्या कहते हैं, किसी भी मटेरियल्स को क्या क्या नाम देते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले जो क्लास था उस क्लास में हमने बैंड देखा। कैसा? एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन गैप। तो आज उसी के बेसिस पर हम बेसिकली सॉलिड मटेरियल्स की, सॉलिड को हम क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं, क्लासिफाई करेंगे। तो हमें सॉलिड को क्लासिफिकेशंस की आवश्यकता ही क्यों पड़ा भाई? सॉलिड तो सॉलिड है, मटेरियल तो मटेरियल, अपने आप में एक मटेरियल्स है, तो उसको क्लासिफिकेशंस करने की क्यों हमें नीड पड़ी? एक मिनट, हमें नीड क्यों पड़ा? तो हम अगर बात करें तो किसी भी मटेरियल जो सॉलिड है, उस सॉलिड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड हैं। अब सॉलिड मटेरियल्स के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट, वो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को किस तरह से वो पकड़ के रखा है। या तो वो क्लोजली पकड़ के रखा होगा या तो टाइटली पकड़ के रखा होगा, हाँ या नहीं? तो अगर वो मटेरियल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पकड़ के रखा है तो हमें एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर वो उस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो गुथा होगा तो उसको निकालने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा भाई? और अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मटेरियल्स अगर उस ऑर्बिट में तो है लेकिन वो डेथ बॉडी की तरह है, तो उनको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा एनर्जी देंगे वो एस्केप कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो टाइटली पकड़ के रखे हैं, और जो हमारे इस कहानी के नायक हैं वो ना तो टाइटली पकड़ के रखते हैं, ना तो डेथ बॉडी की तरह लूजली अटैच होते हैं वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो देखिए, हम जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखें खुलती है, और आंखें खुलती है तो चीज़ों को देखते हैं। जितने भी चीज़ों को देखते हैं वो सब हमारे सामने में, जो हमारी दृष्टि देख पाती है वो क्या है? मैटर्स है। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड, हम जितनी भी चीज़ को देखते हैं वो सॉलिड है, एक्सेप्ट दैट गैस के मॉलिक्यूल्स को छोड़ दीजिए और लिक्विड को छोड़ दीजिए, वाटर को छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी चीज़ हमें दिखते हैं ये एक सॉलिड के फॉर्म में। फिर इसको हमें क्लासिफिकेशंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बेसिकली क्लासिफिकेशंस की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि किस मटेरियल्स को कितनी एनर्जी दिया जा सकता है, कौन मटेरियल्स कितनी एनर्जी ले सकता है, उसके बदला में वो क्या दे सकता है। इसके लिए हमें क्लासिफिकेशंस की आवश्यकता पड़ी। तो फर्स्ट जो हमारे सामने मटेरियल्स आता है सॉलिड में, तो सॉलिड में मटेरियल्स को देखते हैं तो एक ऐसा मटेरियल्स है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। हम अगर मटेरियल्स की बात करते हैं तो ध्यान रहे, सॉलिड मटेरियल्स के अंदर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं। सारा जो भी खेल है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही खेल हो रहा है, और उसी बेसिस पर हम सॉलिड को भी डिफाइन करते हैं। क्योंकि
अंदर वाले जितने भी ऑर्बिट बनते हैं वो फुलफिल होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कारण ही हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल्स को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक मटेरियल्स है जिसका नाम हम नामकरण करेंगे। वो मटेरियल्स पहले सुन लीजिए उसका कहानी। वो मटेरियल्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इतना टाइटली बॉन्ड होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इतना टाइटली बॉन्ड होता है न्यूक्लियस से, ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने बैंड को छोड़ना ही नहीं चाहता है, और उसको उस बैंड को, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, बहुत एनर्जी देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, तब वो जाके उसको छोड़ पाएगा। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उसका नाम हम बेसिकली इंसुलेटर देते हैं, इंसुलेटर, क्योंकि उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती है उस इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है भाई, वो इलेक्ट्रॉन्स उस अपने ऑर्बिट को, अपने वैलेंस ऑर्बिट को बहुत टाइटली क्या रहता है, बॉन्ड रहता है, पकड़ के रखता है। दूसरे केस में आता है हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है भाई, कंडक्टर अपने वैलेंस ऑर्बिट को वो टाइटली बॉन्ड नहीं रखता है, उसमें थोड़ा सा एनर्जी दो वो एस्केप कर जाएगा, वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। थोड़ा एनर्जी में ही, लिटिल एनर्जी मिलते ही, इवन एट रूम टेम्परेचर मिलते ही वो एस्केप कर जाता है। और थर्ड जो है हमारे कहानी के सबसे मेन कह सकते हैं कि ये हीरो, तो यही एक्टर जो है हमारे कहानी के, ये इस एक्टर को ना ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और ना ही कम एनर्जी की। ये दोनों तरह से ड्यूअल बिहेवियर को शो करते हैं। ये इंसुलेटर भी हो सकता है, इंसुलेटर का भी रोल प्ले करता है, और ये कंडक्टर का भी रोल प्ले करता है। तो हम फर्दर पहले लिख लेते हैं इसको, और लिखने के बाद इसके अंदर में जाकर डीपली देखेंगे कि ये आखिर है क्या चीज़, कहना क्या चाहता है। हम दो को तो देखेंगे, इंसुलेटर को और कंडक्टर को, लेकिन जो हमारे मेन है उसके अंदर में अब हम लोग यहाँ से इंटर करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से इंटर करना स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में फर्दर मूव करते हुए आगे चले जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ कि हम लिख लेते हैं इसको। लिखने के लिए हम सोचते हैं कि भाई लिखने में जो टाइम जाएगा, लिखने में भी टाइम जाएगा और समझाने में भी टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम पहले इसको लिख लेते हैं वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम इसके अंदर में डीपली डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। इसको देखते हैं क्या सब है, आखिर पॉइंट क्या सब बनता है इसका। फर्स्ट जो हमारे पास है मटेरियल्स वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी लार्ज, इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम पहले ही बताए कि इसकी एनर्जी का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी गैप बड़ा है तो एनर्जी अधिक जाएगी भाई। अगर कोई चीज़ बड़ा है, कंटेनर अगर बड़ा है तो कंटेनर में ज़्यादा क्या लोड होगा, वाटर फिल होगा। उसी प्रकार इसकी जो एनर्जी गैप बड़ा है तो इसमें अधिक एनर्जी पड़ेगी। अधिक एनर्जी मतलब कि ये वैलेंस बैंड को जो पकड़ के रखा है, वैलेंस ऑर्बिट को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जो पकड़ कर रखा है, इसकी जो पकड़ है, उसकी जो कैचिंग पावर है, ये बहुत टाइटली है। इसीलिए उस ऑर्बिट को इजेक्ट कराने के लिए, एस्केप कराने के लिए, उस ऑर्बिट में से इसको एस्केप कराने के लिए हमें क्या चाहिए, अधिक एनर्जी चाहिए। अरे ऐसा समझ सकते हैं कि कोई चीज़ है, ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है,
उस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स गुथा हुआ है, गुथा हुआ मतलब धंसा हुआ, ठीक है, धंसा हुआ। उस धंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देकर ऊपर करना है, ट्रैक पर करना है, रोड पर करना है, रोड पर उसके ऊपर फ्लैट पर चढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, और अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। तो देखिए कितना कह रहा है, वेरी लार्ज इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने चार्ज होते हैं। अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स की जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस ही चार्ज बन रही है, और उतने ही जितना में वो एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, उसके चार्ज जितना है, उसकी कैपेसिटी उतनी है, ठीक है। तो देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी क्या है, चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम। उतने ही एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा 1.6 × 10⁻19 जूल। यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर एनर्जी है, मतलब उसके चार्ज जितना में वो चार्ज है उतने में ही उतना उसको एनर्जी देना पड़ेगा, उसके इक्वल। ऐसे कितना भाई देना पड़ेगा, तो ऐसे समझ लीजिए, इतने एनर्जी को 1.6 × 10⁻19 जूल एनर्जी को 15 जगह से स्टोर कीजिए, 1 2 3 ऐसे करके 15 जगह से एनर्जी स्टोर कीजिए और एक जगह लाइए। तो 15 टाइम्स ऑफ दैट एनर्जी, उस एनर्जी का 15 टाइम्स होगा, और वो एनर्जी को स्टोर करके एक इलेक्ट्रॉन्स को दीजिए। जब आप उतना एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन्स को देंगे तो ही वो एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स उस वैलेंस से कंडक्शन में पहुंच पाएगा। मतलब 15 टाइम्स ऑफ इक्वल टू चार्ज एनर्जी, चार्ज के बराबर जितना एनर्जी है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन्स के पास जितना चार्ज है उतना ही एनर्जी, इक्विवेलेंट उतना ही एनर्जी, और उतना एनर्जी का कितना 15 टाइम्स उस इलेक्ट्रॉन्स को दीजिए, तब वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएगा। अब तो इंसुलेटर मटेरियल्स के अंदर में, अब ऐसे जो मटेरियल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स के अंदर में आप अगर देखेंगे गौर से, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है, तो उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उतनी एनर्जी को अगर कैलकुलेट करें, अभी तो हमें लगता है कि इस मेजर पर एक इलेक्ट्रॉन्स को भाई 15 × 10⁻19 दो, लेकिन हमने क्या कहा कि कंडक्शन करने के लिए उसको मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, वैलेंस से कंडक्शन में जाना पड़ेगा, वैलेंस से कंडक्शन में जाना। तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतनी 15 × 1.6 × 10⁻19 जूल। तो इतना जब एनर्जी स्टोर करेंगे, उतना मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स को देंगे इतना एनर्जी। तो एनर्जी कहने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। इतना एनर्जी हमारे पास सफिशिएंट नहीं होता है देने के लिए। इतना एनर्जी में हम दूसरा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि ये बीच में क्या है, क्लाउड होता है, क्लाउड में जो हम स्पार्किंग देखते हैं, स्पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्किंग देखते हैं, वो कैसे हो पाता है। वो स्पार्किंग, उस स्पार्किंग का जो पाथ देखिएगा, उसकी पाथ पतला होती है, पतला। क्लाउड ने फ्रिक्शन किया, और क्लाउड के फ्रिक्शन होने से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, वन क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर ट्रांसफर हुए। अब वो इलेक्ट्रॉन्स के पास जितनी एनर्जी है, मान के चलिए कि अगर उस एनर्जी को हम देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी दी जा रही है, तो वहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सभी एक इलेक्ट्रॉन्स को 15 × उतना एनर्जी दिया जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को दिया जा रहा है। तो वो एनर्जी इतना हो जाता है कि सिर्फ एक पतला सा लाइन में ये अलाइन होके हमारे अर्थ में जाके
क्या कर जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर जाता है। नहीं तो जैसे ही क्लाउड फ्रिक्शन किया और उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ तो उसकी जो स्पार्किंग होनी चाहिए थी वो पूरा चौड़ा होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पतला सा एक थ्रेड सा धागा में निकलता है, तो वो सारा एनर्जी जो है एक पतले से पाथ में समाहित हो जाता है, एक पतले से पाथ में फुलफिल हो जाता है। तो इस प्रकार है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इसमें अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा तो उसकी ही पोलैरिटी की तरह होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पॉइंट फर्स्ट क्या है, पॉइंट फर्स्ट है ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू पुश द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के नेचर का होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स को उस बैंड से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा देंगे। बहुत हाई कहने का मतलब क्या हुआ, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स को 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक इलेक्ट्रॉन्स को इतना देते जाएंगे, इतना हाई एनर्जी देते जाएंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फ्लुएंस करते जाएंगे, पता चलेगा कि हमारा एनर्जी यहाँ पर जो दूसरा काम करने के लिए जाता यहाँ पर ही समाप्त मतलब इसमें जाके हिल चुका है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी लेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी लेस मतलब क्या कि ये जो कंडक्ट करने वाला है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर ये कंडक्ट करता है तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत कम है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी ना कह के इलेक्ट्रिकल कह देते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी लेस, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बहुत बैड कंडक्टर है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आया है, एट रूम टेम्परेचर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंसुलेटर डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू क्रॉस ओवर द कंडक्शन बैंड। जब इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस बात है कि रूम टेम्परेचर वाले एनर्जी से ये क्या क्रॉस कर जाएंगे, कभी नहीं क्रॉस कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं कि रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं सर, रूम टेम्परेचर। भाई नाम से ही स्पष्ट है कि रूम मतलब जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, इस रूम में अभी कितनी टेम्परेचर होगी, जितनी टेम्परेचर होगी बस इस टेम्परेचर की बात करते हैं, इसलिए हम क्या कह दिए, रूम टेम्परेचर। हाँ, अगर गर्मी के मौसम में हम बाहर निकलते हैं, अपने जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से अगर हम बाहर निकलते हैं, अपने रूम से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो रूम से कहीं अधिक होता है। तो हम उस टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, वो टेम्परेचर तो है, लेकिन वो टेम्परेचर क्या करता है, रूम में भी आता है। उस टेम्परेचर की कुछ पार्ट बाहर में ही रह जाती है और कुछ पार्ट रूम के अंदर आता है। तो उस टेम्परेचर की बात करते रूम के अंदर में, किसी भी रूम के अंदर में कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। ऑब्वियस बात है, कैसे पहुंच पाएगा। व्हेन टेम्परेचर इज राइज, पॉइंट नंबर 4 है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस द कंडक्शन बैंड। हम क्या करते हैं, अगर लगातार टेम्परेचर मतलब हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है, हीट के फॉर्म में एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, लगातार इसमें देते रहते हैं। तो ये जो पकड़ के रखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पकड़ के रखा है। अब इस ऑर्बिट को इतनी टाइटली ये पकड़ के रखा है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि धंसा हुआ है। अब धंसे हुए पार्ट में वो जो टाइटली है, उस धंसे हुए पार्ट में ये एनर्जी जाएगा, और ये एनर्जी जाएगा तो उस पार्ट को फुलफिल करेगा। अरे गैप है, इस गैप में भरा हुआ है, ठीक है।
और उस पार्ट के अंदर में वो एनर्जी जाएगा, लगातार टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा, लगातार ये एनर्जी ज़्यादा जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 ऊपर उठते जाएगा। समझ गया ना। तो जैसे वो अपने ट्रैक पर आ जाएगा, ऊपर उठ के सिर्फ ऑर्बिट के ऊपर आ जाएगा, अब धंसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जाके उस धंसे हुए पार्ट में जाके वो फुलफिल हो गया, इसीलिए अब ये ट्रैक पर आ गया। अब ये कंडक्शन के लिए फ्री है। लेकिन ऐसा तो जो मटेरियल्स मान के चलिए रिजिड है, कठोर है, बहुत कठोर है, उसमें तो टेम्परेचर ले लेगा। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर अगर वुड की बात करें तो वुड को अगर हम इतना टेम्परेचर देते जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो वुड पहले ही बर्न हो जाएगा। वुड अगर बर्न हो जाएगा तो भाई हम इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए चल रहे थे, भाई उसको हम इजेक्ट करने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए चल रहे थे, और यहाँ पर ये खुद ही जल गया। तो इस केस में क्या होता है, जो मटेरियल्स बहुत रिजिड होता है, हाई टेम्परेचर को भी ये क्या कर देता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हम कहते हैं कि भाई अब वो अगर एक्सेप्ट कर लिया, अब इस खतरा को वो एक्सेप्ट कर लिया, तब वो क्या होगा, फ्री हो जाएगा। तब वो इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। फिफ्थ नंबर पॉइंट है इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर डिक्रीज। बात सही है। रेजिस्टेंस, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस? अरे भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। ठीक है। तो देखो, इससे पहले केस में क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं था, तो टेम्परेचर इंक्रीज ना होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स था वो गुथा हुआ था, पकड़ा हुआ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे थे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करते जा रहा था, बार बार अपोज करते जा रहा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए जा रहे हैं और वो उसको सहते जा रहा है, वो उसको क्या करते जा रहा है, अपोज करते जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि हम टेम्परेचर को बढ़ाए तो वो जो गुथा हुआ पार्ट था, वो गुथा हुआ पार्ट के अंदर में वो टेम्परेचर जाके, वो एनर्जी जाके इसको उठा दिया। ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये पकड़ेगा भाई, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ तक हम इसको देखिए बेसिकली ये सब क्या है, ये सब हमारा एक बेस है, बेस को तैयार करते हैं। मेन जो हमारा कहानी का एक्टर है वो सेमीकंडक्टर है। क्यों है सेमीकंडक्टर हमारे कहानी का एक्टर है, उसको हम बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। कंडक्टर, द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप ड्यू टू ओवरलैपिंग स्लाइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर causes the free electrons to conduct the electric current। कंडक्टर्स जो होते हैं, हम कंडक्टर्स जो नहीं होते भाई, हम देखो अब दूसरा चीज़ हमारा आया, दूसरा मटेरियल। अब हम देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, कि जिसकी जो वैलेंस ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में वो धंसा हुआ नहीं होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। अब हम अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए तो वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, बस थोड़ा सा एनर्जी दिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए, वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको कोई मतलब नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन्स को कोई मतलब ही नहीं है, ये बस उस ऑर्बिट में रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो ऑर्बिट है ये इसका घर नहीं है, घर तो था इसका घर था, क्योंकि ये अपने फंडामेंटल जो होम है उसको ये छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन इसको तो कोई मतलब नहीं है भाई, इसको जब चाहे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, हटा सकता है, भाई भागो 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 भाग जाओ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गैप, जो एनर्जी की गैप होती है, जो फॉरबिडन गैप होती है, वैलेंस से कंडक्शन की जो गैप होती है, ये गैप कैसा होता है,
ये नो गैप होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों? लेकिन हम इसमें गैप की कॉन्सेप्ट को घुसाए हैं, नो गैप, पर कुछ तो गैप होता है भाई, कुछ गैप। क्यों? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए और ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, रेसिस्टेंस भी तो है जो लगातार इसको ये एहसास दिलाता है कि भाई गैप है, तभी तो ये रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें गैप हम क्या कहते हैं, मेजर रूप से हम निगलेक्ट कर देते कि गैप है ही नहीं, और हम लोग को इतना आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो नीड नहीं पड़ती है, तो हम इसको क्या देते हैं कि ये गैप नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड, इसमें कोई पॉइंट है क्या? नहीं, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। अब देखिए जो हमारा थर्ड है वो है सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर क्या है? ये बड़ा जटिल है, इसको समझना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अपने आप को शाबाशी देना होता है। अगर इसको समझते हैं तो खुद को शाबाशी देना चाहिए। अभी तो दिखने में ये लग रहा है कि सेमीकंडक्टर बस नाम है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो बिहेवियर है ना, वो आगे आपको धीरे धीरे एंजॉय कीजिएगा इसकी बिहेवियर को पढ़ के। देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं? ए वैलेंस बैंड, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर में ए वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फुल एंड कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। मतलब क्या कि इस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर में जो वैलेंस बैंड होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं। एम्प्टी कहने का मतलब क्या हुआ कि खाली, पूरा तरह से खाली रहता है। इसकी जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है? एट ए लो टेम्परेचर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। हमने तो बोला कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, लेकिन किस कंडीशन में? तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि एट ए लो टेम्परेचर पर ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है बैलेंस और कंप्लीटली एम्प्टी है कंडक्शन बैंड। इवन रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर मिलते ही, इवन रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर मिलते ही ये क्या हो जाते हैं? ये अपने वैलेंस बैंड को एस्केप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। कैसे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं? तो देखो 10 to the power 10, मतलब क्या कि रूम का टेम्परेचर मिलते ही 10 to the power 10 एटम में से सिर्फ एक एटम कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और बाकी वैलेंस बैंड में ही स्टैटिक रहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा भाई? 10 to the power 10 एटम में से एक एटम को स्किप कर गया, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्किप नहीं किया। इसका मतलब है कि जो 10 to the power 10 एटम है वो भी अभी तक पकड़ा हुआ है इसको, वैलेंस बैंड को। उसमें से सिर्फ एक्सेप्शन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर पाया। तो उस 10 to the power 10 एटम में से एक एटम्स को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं, उस एटम्स को क्या चाहिए? उनसे अधिक एनर्जी चाहिए भाई, उससे अधिक एनर्जी मिलेगा तब छोड़ पाएगा। ठीक है, वही चीज़ लिखें। इवन एट रूम टेम्परेचर द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 electrons for 10 to the power 10 एटम्स क्रॉस ओवर द कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। कंडक्शन बैंड कोई नया, ये क्या कहते हैं, बैंड जो दिए कंडक्शन बैंड, कोई एक नया चीज़, इसको हम नया नहीं मान सकते, नया ऑर्बिट नहीं है। सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को
समझने के लिए, अपने इमेजिनेशन पावर को डेवलप करने के लिए ही कंडक्शन बैंड बनाए। लेकिन कंडक्शन बैंड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन्स है जो गुथा हुआ है और उस इलेक्ट्रॉन्स को गुथे हुए में से निकालना है। कहाँ तक लाना है? उस रोड पर तक लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ है जो कीचड़ में धंस गया है और उस धंसे हुए को हमको उठाकर रोड पर चढ़ाना है। यही वो बैंड होता है। इस बीच की जो गैप होती है उसी गैप का नाम हम बैंड दे देते हैं। उस बीच में जो एनर्जी फिल होता है उसी को हम क्या देते हैं? बैंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ देखते हैं। एक क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर बहुत रिजिड है। बहुत रिजिड कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने ऑर्बिट को छोड़ना नहीं चाहती, ये बहुत अंदर तक धंसा हुआ है। अंदर तक मतलब बहुत टाइटली धंसा हुआ है, इसीलिए उस अंदर तक निकालने के लिए हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। यहीं पर देखिए दूसरा है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर्स के पास क्या है भाई? कंडक्टर्स के पास धंसा हुआ नहीं है, वो रोड पर ऑलरेडी है, पहले से ही वो उस रोड पर क्या है? बिखरे हुआ है। अब थोड़ा सा एनर्जी देंगे, रोड को थोड़ा सा उठाएंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन दूसरे केस में जो सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर के पास क्या है? ये थोड़ा एनर्जी में भी नहीं जाएगा। समझ गए ना? ये अगर इसके पास कम एनर्जी रहा तो ये इसके तरह बिहेव करेगा, इसके तरह इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और एनर्जी इसको मिला तो ये कंडक्टर हो जाएगा। जिसके पास ड्युअलिटी होता है ना, ड्यूअल वर्क करने का जिसके पास कैपेसिटी होता है ना, उसी के बारे में सब पढ़ता है। जो ड्यूअल परफॉर्मेंस करे भाई, ये कभी इंसुलेटर बन जाता है तो कभी कंडक्टर बन जाता है। तो इसके पास ड्यूअल नेचर है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है कि भाई देखो यहाँ पर भी तो सेल्फिश है। सेल्फिश हम कहते हैं कि सेल्फिश हमारे जीन में ही नहीं, हमारे डीएनए में नहीं है। सेल्फिश तो यहाँ पर भी है। सेल्फिश है। और हम आगे देखेंगे कि सेल्फिश कैसे है, इसको हम देखेंगे। ये एनर्जी लिया तभी ये कंडक्शन में गया, मतलब पहले मुझे दे दो तब हम आगे बढ़ेंगे। एनर्जी नहीं मिला तब तक वो अपने ही ऑर्बिट में ये रहा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, वो कैसी होती है? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी भाई? कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंक्रीज होती जाएगी। निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेसिस्टेंस क्या है सेमीकंडक्टर का? सेमीकंडक्टर का निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। मतलब क्या कि अगर हम इसमें एनर्जी देते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि हम एनर्जी देते गए, वो इलेक्ट्रॉन्स जो धंसा हुआ था वो ऊपर उठते गया। अब ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर उठे हैं, मतलब क्या कि बैलेंस से कंडक्शन में पहुँचे हैं, अब ये सारे मूव करने के लिए, अब ये वर्क करने के लिए रेडी है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इसकी जो रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी कम होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट को हम और लिख देते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। गुड। नाउ अब हम बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। एक पॉइंट और हम लिखते हैं, इसका पॉइंट इधर हम मिटाते हैं। पॉइंट नंबर 3 इसका लिखते हैं। देखिए
पॉइंट थर्ड क्या हो जाएगा भाई? इसका पॉइंट नंबर थर्ड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या व्हेन क्या करेंगे, टेम्परेचर इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल conductivity is also increase तो अगर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, मतलब ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने की कैपेसिटी, इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, वो इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर का कोफिशिएंट क्या है रेसिस्टेंस के लिए, नेगेटिव है। रेसिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। देखो क्या लिखे भाई, नहीं तो यहीं तक इसको रहने दीजिए, आगे हम क्या करेंगे, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को भी देखेंगे, इसके ग्राफ से हम थोड़ा सा आगे डीपली डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने के बाद हम नया लेक्चर देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो चीज़ें के अंदर हम सॉलिड को मॉर्निंग में उठते हैं, हमारे सामने में मुंह हाथ धोते हैं, सबसे पहला हमारा जब आँख खुलता है तो हम सॉलिड सबको देखते हैं, सारे आसपास में जितने भी चीज़ें हैं, कभी उस चीज़ को गौर से देखिएगा। मेरा मतलब गौर से देखने का मतलब है कि उसको वास्तविक में जो पढ़े हैं उस बेस पर उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग वास्तविक में नहीं देख पाते हैं, चीज़ें हमारे सामने में इतने आ जाते हैं, इतने आदी हो चुके होते हैं उसको यूज करते करते कि फिर चीज़ें हमें दिखाई नहीं देने लगती है। चीज़ों को देखिएगा, हम बस एक मेरा रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को अब देखिएगा, गौर से देखिएगा कि आखिर क्या हो रहा है, निष्पक्ष होकर, उसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाना स्टार्ट कीजिएगा, और फिर मुझे अनुभव अपना शेयर कीजिएगा कि कैसा दिखा, किस तरह आप उसको देख पाते हैं, और आपको एक अनुभव मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बातों को ना आगे बढ़ाते हुए इसको हम क्या करते हैं भाई, एंड अप करते हैं, समराइज करते हैं। और आपको अगर लेक्चर पसंद आया, आपको अगर पसंद आता है तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आगे इसको भी बढ़ाइए, आगे मूव कीजिए, ठीक है। और अगर अधिक पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अधिक पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी रहन दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।